हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ लिस्टा। तो लास्ट क्लास में हमने लेबर लॉ का कुछ पार्ट पढ़ा था। यूनिट 1 और यूनिट 2 का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में थोड़ा बताया था, इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा बताया था, सेटलमेंट, अवार्ड, स्ट्राइक एंड लॉकआउट थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, रिट्रेचमेंट डिफ़ाइन किया था। अब आज आगे पढ़ते हैं। स्ट्राइक एंड लॉकआउट एक चैप्टर है पूरा, तो आज उसको पहले कवर करते हैं। और वैसे सीरियली वाइज, यूनिट वाइज, जैसा बर्दवान यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB के सिलेबस में है, वैसे ही कवर अप करते करते चलेंगे। तो पहले आज स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे चलो स्टार्ट करते हैं अब स्ट्राइक के बारे में। तो स्ट्राइक हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि स्ट्राइक क्या होता है कि लेबर लोग जब स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं प्रेशर देने के लिए एम्प्लॉयर पे, बेसिकली उस एम्प्लॉयर पे जो कि लेबर के काम के ऊपर पूरा डिपेंड हो, कि वो अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा एक इंडस्ट्री में, जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन डिपेंड हो, जिसके बेसिस पे सेल डिपेंड हो, तो उन पे प्रेशर बने और उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए, इसलिए ज़्यादातर लेबर स्ट्राइक पे बैठते हैं। और दूसरा ही वहीं आता है लॉकआउट। जैसे कि स्ट्राइक में मेन होता है लेबर स्ट्राइक पे बैठते हैं, लेबर काम करने से मना करते हैं। वहीं लॉकआउट में यहाँ जो एम्प्लॉयर होता है वो अपना इंडस्ट्री को कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, वो काम रोक देते हैं कि काम अभी नहीं करना है, कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ पे, लेबर पे एक प्रेशर बने, वो उनके टर्म्स कंडीशन पे आए और उनके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से वो काम करे। तो जहाँ स्ट्राइक में लेबर प्रेशर डालते हैं, वहीं लॉकआउट में एम्प्लॉयर प्रेशर डालते हैं लेबर के ऊपर। तो यही है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब इसका कुछ प्रोहिबिशन है स्ट्राइक का और लॉकआउट का, तो एक एक करके पहले वो क्लियर कर लेते हैं। प्रोहिबिशन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट का आता है सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। सेक्शन 22 क्लॉज 1 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स, और 22 क्लॉज 2 में आता है लॉकआउट प्रोहिबिशन। तो पहले सेक्शन 22 क्लॉज 1 पढ़ लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। स्ट्राइक पे बैठने के पहले एम्प्लॉयज़ का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को देखना पड़ता है, उस टर्म्स कंडीशन में ही आपका स्ट्राइक पे वो जा सकता है। तो टर्म्स कंडीशन ऐसा है कि कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो वो पर्सन स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकता है। और स्ट्राइक पे बैठने के पहले आपको नोटिस देना होगा एम्प्लॉयर को, तो विद इन 6 वीक्स ऑफ नोटिस स्ट्राइक होना चाहिए। विद इन 14 डेज, मतलब लास्ट 14 डेज़ के बीच में जो नोटिस दिया गया है, उस लास्ट 14 डेज़ में स्ट्राइक होना चाहिए। स्ट्राइक का नोटिस जिस दिन पे इस नोटिस में लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डेट, उसी दिन पे स्ट्राइक होना चाहिए। या फिर कोई कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, ड्यूरिंग द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग 7 डेज आफ्टर द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, ये आप स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं। ये टर्म्स कंडीशन सेक्शन 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। जैसे कि स्ट्राइक का था सेक्शन 22 क्लॉज 1, वैसे ही लॉकआउट का है सेक्शन 22 क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में भी सेम ही है जैसे कि आपका स्ट्राइक का प्रोहिबिशन में था, लॉकआउट में भी वही है कि अभी कोई भी एम्प्लॉयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का लॉकआउट नहीं कर सकता है। लॉकआउट का नोटिस देना होगा विद इन 6 वीक, और नोटिस देने के विद इन 14 डेज बिफोर नोटिस में स्ट्राइक होना चाहिए। यहाँ पे भी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग और आफ्टर 7 डेज ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में होना चाहिए। लॉकआउट जो है कि जो स्पेसिफाइड डेट किया हुआ है और जो टाइम पीरियड दिया गया है, उसी टाइम पीरियड में होना चाहिए, और जिस डेट का बोला गया कि इस डेट पे लॉकआउट होगा तो उसी डेट पे लॉकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोटिस है, स्ट्राइक में जो नोटिस है वो सामने वाले पार्टी को सर्व करना होगा। तो सामने वाले पार्टी को कौन सर्व करेगा? ट्रेड यूनियन का लीडर या कोई रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है वो जाके वो नोटिस को सर्व करेगा। वैसे यहाँ एम्प्लॉयर में भी, एम्प्लॉयर के यहाँ पे भी नोटिस को के लेबर्स को सर्व करना पड़ेगा। अब आता है 22 क्लॉज 3, जहाँ पे क्या होता है, नोटिस देना रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता है? अगर कोई ऑलरेडी लॉकआउट पीरियड चल रहा है, तो वहाँ लॉकआउट पीरियड में स्ट्राइक का नोटिस कोई ऐसा नहीं है कि पहले से आपको वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करके आपको नोटिस देना होगा। वैसे सिमिलरली अगर कहीं स्ट्राइक चल रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में अगर स्ट्राइक ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ भी लॉकआउट का नोटिस उस टर्म्स कंडीशन को फॉलो करके नहीं देना होगा। इंटीमेशन एट द डे ऑफ स्ट्राइक भी दिया जा सकता है, एट द डे ऑफ लॉकआउट भी दिया जा सकता है। अब आता है 22 क्लॉज 4। यहाँ पे क्या होता है, जब नोटिस किसको देना है, नोटिस एवरी पर्सन और पर्सन जो भी एज अ मैनर दे प्रेस्क्राइब्ड, उस मैनर में जितने पर्सनस हैं उन लोग के हिसाब से ऑथराइज पर्सन को या लीडर को या ट्रेड यूनियन का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उसको नोटिस दिया जा सकता है। वहीं 22 क्लॉज 5 में होता है, लॉकआउट का भी सेम है, एम्प्लॉयज़ को उस बेसिस पे नोटिस जैसा मैनर्स में है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेन है या मैनेजर है, जो उसको देना है, वहाँ नोटिस दिया जा सकता है।
22 क्लॉज 6 में आता है कि जब एक लॉकआउट का नोटिस रिसीव करता है कोई एम्प्लॉय या उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो वैसे ही वहाँ पे एक विद इन अ 5 डेज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है। वहीं स्ट्राइक का नोटिस अगर कोई एम्प्लॉयर रिसीव करता है अपने लेबर से, तो उसको विद इन अ 5 डेज ऑफ रिसीविंग सच नोटिस तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि उसको एक नोटिस रिसीव्ड हुआ है और कौन से डेट पे हुआ है, ये सारा इंटीमेशन उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये था प्रोहिबिशन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट का। अब देखते हैं स्ट्राइक है लीगल कि इलीगल। तो स्ट्राइक अगर लीगल तो नहीं है एक तरह से, बिकॉज ये बहुत सारे राइट्स को कॉन्ट्रावेट कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन ला रहा है, प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे लीगल नहीं बोला जाएगा। लेकिन स्ट्राइक्स अगर इनलीगल भी है तो वहाँ पे भी अगर कुछ इनलीगल तरीक़े से हो रहा है तो वहाँ एक पनिशमेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है, वहाँ पनिशमेंट भी है। लेकिन स्ट्राइक का मोटिव दो हो सकता है, एक इलीगल ठीक है, वी नो दैट इलीगल है, लेकिन जस्टिफाइड है, और वहीं पे इलीगल अनजस्टिफाइड है। कैसे इलीगल है ये तो पता है कि प्रोविज़न के अगेंस्ट है तो इलीगल है, लेकिन जस्टिफाइड कैसे है कि जब स्ट्राइक एक गुड रीज़न के लिए हो रहा है, गुड मोटिव के लिए हो रहा है, गुड बेनिफिट्स के लिए हो रहा है, जहाँ किसी को हार्म नहीं किया जा रहा है और ये नीड है, नेसेसरी है कि ये स्ट्राइक बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये जो उनका टर्म्स कंडीशन है वो ज़रूरी है, तो वो कोई गलत इंटेंशन नहीं है, किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, तो वो एक जस्टिफाइड है। वहीं अनजस्टिफाइड क्या होता है, जब स्ट्राइक जो हो रहा है बहुत वायलेंट तरीक़ा से हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कुछ जो मोटिव्स है वो अननेसेसरी चार्जेस हाई करा जा रहा है, तो वो टर्म्स कंडीशन जो अपना ला रहे हैं लेबर्स वो कि अननेसेसरी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वो अनजस्टिफाइड है, तो वो एक अलग इलीगल प्लस अनजस्टिफाइड स्ट्राइक में आएगा, जिसके लिए प्रोविजंस भी है जहाँ पनिशमेंट दिया गया है। अब आते हैं ले ऑफ पे। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ होता है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन के लिए काम से अलग रखता है, मतलब काम पे नहीं आने के लिए बोलता है या काम नहीं करवाता है, तो वो होता है ले ऑफ। और ये ले ऑफ पीरियड में जो काम पे नहीं बुलाता है या काम नहीं करने देता है, वो कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए, कोई इमरजेंसी के टाइम पे जब वो अपने लेबर को बोलता है कि अभी कुछ दिन काम पे नहीं आना है या कुछ दिन काम नहीं करने देता है, वो होता है ले ऑफ। और ले ऑफ में इमरजेंसी क्या हो सकता है? इमरजेंसी हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रीज़ में अगर मशीन का प्रॉब्लम है, मशीन वर्क नहीं कर रही है, मशीन काम नहीं कर रही है, तो एम्प्लॉय आके क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे ले ऑफ आता है। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की कमी है, पावर नहीं है, तो वहाँ पे ये ले ऑफ आता है। कुछ ऐसे ही फीचर जैसे नेचुरल कैलामिटीज़, अगर फ्लड आ गया है, पूरा पानी भर चुका है या बहुत बारिश की वजह से माल ख़राब हो चुका है, कुछ काम नहीं हो पाएगा जहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे इस सब सिचुएशन को ले ऑफ बोलते हैं, जहाँ की एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन के लिए काम से अलग रखता है, सेट असाइड साइड करके रखता है, जब इमरजेंसी, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे रिट्रेचमेंट भी बताया था मैंने आपको, रिट्रेचमेंट में इसको काम से सस्पेंड करके मतलब निकाल दिया जाता है, यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। तो ले ऑफ है जो फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर इमरजेंसी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। वहीं रिट्रेचमेंट में जब लगता है कि बहुत एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, एक्सेसेस हो गया है और सरप्लस एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, तो ये है ले ऑफ। और ये रिट्रेचमेंट मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया है, तो एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने रिट्रेचमेंट का कंपेयर करके ले ऑफ के साथ दिया। अब रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ का कंपनसेशन कैसे होगा? ऐसे कंपनसेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया, सो अथॉरिटीज़ ने कुछ डिसाइड किया है कि कंपनसेशन ले ऑफ और रिट्रेचमेंट वर्कमेंस को कैसे दिया जाएगा, जो कि डिफरेंट सेक्शंस में है। ये मोस्टली सेक्शन 25 से स्टार्ट होता है, उसके क्लॉजेस सब सेक्शंस में। तो इसमें जो जो ज़रूरी है, जिसका शॉर्ट नोट्स आता है, वो मैं पहले करवा देती हूँ। शॉर्ट नोट्स आता है कंटिन्यूस सर्विस पे, ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, जैसे भी हो वैसे आता है। तो कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है? कंटिन्यू सर्विस जो कि अनइंटरप्टेड होके कंटिन्यू सर्विस दिए जा रहा है एक एम्प्लॉय, वो होता है कंटिन्यू सर्विस। अब अनइंटरप्टेड में कुछ कुछ जगह पे इंटरप्शन होता है जहाँ उसकी सर्विस रुक जाती है, लेकिन वो वैलिड है, मतलब वो अनइंटरप्टेड ही माना जाएगा। वो कौन से स्टेज पे होता है? जब जैसे कि सीकनेस हुआ, बीमारी की वजह से कोई बीमार हुआ, तो वहाँ पे वो अनइंटरप्टेड में ही आता है। एक्सीडेंट हुआ या कुछ लीव लिया जो कि एक बहुत नेसेसरी था, जो कि ऑथराइज्ड है, वो लीव लिया जा सकता है, वो हुआ। या स्ट्राइक हुआ, लीगल स्ट्राइक, मतलब इलीगल है लेकिन जस्टिफाइड स्ट्राइक हो, जो कि लीगल स्ट्राइक में आएगा वो।
तब माना जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। लॉकआउट हो तो उसकी गलती नहीं है लॉकआउट होने पे, या कोई काम रुक जाता है कंपनी का या इंडस्ट्रीज़ का जो कि उसकी फॉल्ट से नहीं है, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू सर्विस में माना जाता है। अब कंटिन्यू सर्विस कितने दिन का होना चाहिए? कंटिन्यू सर्विस या तो 1 साल का या 6 महीने का कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए। तो जब साल भर का कंटिन्यू 12 महीने का कंटिन्यू सर्विस होता है तो एक एम्प्लॉयर 12 महीने तक उस कंपनी में अगर कंटिन्यू काम करता है, जैसे कि अगर वो अंडरग्राउंड माइन में काम करता है तो मिनिमम उसको 194 डेज़ वहाँ पे 190 डेज़ एटलीस्ट सर्व करना पड़ेगा, और 240 डेज़ इन अदर में, अदर देन ग्राउंड माइन के अगर करे तो कंटिन्यू उसको 240 डेज़ काम करना होगा। तो वो आता है 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीना के लिए है तो 6 महीना में भी डेज़ डिवाइड किया हुआ है। 95 डेज़ अगर वो अंडरग्राउंड माइन में काम कर रहा है तो मिनिमम उसको 95 डेज़ सर्व करना पड़ेगा, और 120 डेज़ इन अदर कोई भी जगह वो काम कर रहा है अदर देन अंडरग्राउंड माइन, या ग्राउंड से अगर वो काम नहीं कर रहा है नीचे ज़मीन के अंदर जहाँ पे आपके लाइक कोल माइन ये सब में नहीं कर रहा है, तो उसको मिनिमम 120 डेज़ 6 मंथ्स में उसको सर्व करना पड़ेगा। तो ये होता है कंटिन्यू सर्विस। अब नेक्स्ट है कंपनसेशन। ले ऑफ पीरियड में जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे, तो कब कंपनसेशन तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसने उसको बोला है कि तुम काम पे कुछ दिन मत आओ, उसकी कुछ इमरजेंसी की वजह से उसने काम पे मना किया है। तो ये एम्प्लॉय की तो गलती नहीं है, लेबर की तो गलती नहीं है, तो उसको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। अब कंपनसेशन मिलने के लिए भी कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि जो वो उस टर्म्स में अगर आता है तो उससे कंपनसेशन मिलेगा। अब कंपनसेशन मिलने के लिए पहला है कि उसे मतलब कंटिन्यू सर्विस में होना चाहिए, जो कि कंटिन्यू सर्विस का हमने अभी पढ़ा, उसमें कंटिन्यू सर्विस में फॉल करना चाहिए तो उससे मिलेगा। दूसरा, उसका नाम उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए, मास्टर रोल में उसका नाम होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय है वहाँ का, तो उससे कंपनसेशन मिलेगा। और जैसे कि कुछ कैजुअल वर्कर होते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्कर होते हैं, बदली वर्कर जिसको बोलते हैं कि एक के बदले आज अगर 10 जन का काम है तो वो नहीं आया तो उसके बदले कोई और आ गया, वो वाले वर्कर होंगे तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे लेड ऑफ में एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ता है। अब आता है कि जहाँ पे पहले हमने देखा कि कहाँ पे कंपनसेशन एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वहीं कुछ ऐसा टर्म्स कंडीशन है जहाँ कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं देगा। अब कंपनसेशन क्यों नहीं देगा, इसका रीज़न है कि अगर एक एम्प्लॉयर उसका कोई और भी इंडस्ट्री है उसी एरिया में या उसी आसपास के 5 माइल्स के रेडियस में, अगर उसी ग्राम में एक और कोई इंडस्ट्रीज़ है और वो अपने एम्प्लॉय को वहाँ पे शिफ्ट कर देता है जब तक कि ये इंडस्ट्री बंद है, तो वो वहाँ पे कंपनसेशन देने का कोई नीड नहीं है क्योंकि उसने तो उसे काम दे दिया। अगर सपोज़ वो किसी और के यहाँ काम लगवा देता है लेकिन वो काम पे एक भी दिन टाइम पे नहीं जाता है तो वहाँ पे वो कंपनसेशन नहीं प्रेफर करेगा, क्योंकि एक दिन भी जहाँ वो अपॉइंटेड है वहाँ कोई भी काम वो नॉर्मल डेज़ की तरह नहीं करता है, वंस इन अ डे एटलीस्ट, तो वहाँ पे वो नहीं दिया जाएगा। और सपोज़ अगर किसी का थर्ड पार्ट है कि अगर किसी का जो वर्कमैन एक एम्प्लॉई को जो मिल रहा था जो भी वेजेस, वो सेम वेजेस उसको दूसरे जगह भी मिल रहा है, दूसरे मास्टर से भी मिल रहा है या उसके दूसरे सिचुएटेड इंडस्ट्रीज़ में मिल रहा है, तो वहाँ पे भी उसको अल्टरनेट कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको जो यहाँ पे अगर सपोज 2000 रुपीज़ पर डे यहाँ मिल रहा था तो दूसरे ऑफिस में भी दूसरे इंडस्ट्रीज में भी 2000 पर डे मिल रहा है, तो उसका कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये था कि कहाँ कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ रिट्रेचमेंट। तो प्रोसीजर ऑफ रिट्रेचमेंट में एक प्रिंसिपल बोला गया है, वो प्रिंसिपल है फर्स्ट कम लास्ट को, लास्ट कम फर्स्ट को। इस प्रोविज़न को इस सेक्शन 25G ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो वहाँ पे एक वर्कमैन को इस प्रोसीजर ऑफ रिट्रेचमेंट में प्रोटेक्शन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो 5 टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो 5 टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं कि एम्प्लॉय जो होता है वो वर्कमैन जो है वो इस पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2S में जो डिफाइन किया वर्कमैन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, वो एक इंडस्ट्री जो एक डिफ़ाइन किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उस इंडस्ट्री का वर्कर होना चाहिए, उस जो कैटेगरी डिफ़ाइन किया गया है वर्कमैन का इंडस्ट्रीज उसमें उस इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में उस कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आना चाहिए।
उसके बाद है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं हो जो लास्ट कम फर्स्ट को वाला। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो कि एक प्रोटेक्शन देता है रिट्रेसमेंट प्रोसीडिंग में। अब आते हैं प्रोसीड्योर फॉर क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग या एक इंडस्ट्री अगर बंद होना चाहता है तो वो ऐसे बंद नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे कुछ प्रोसीडिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो उसे अगर एक इंडस्ट्री को, एक अंडरटेकिंग को, एक कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए एक इंडस्ट्री को बंद करने के लिए 90 डेज़ पहले उसको एक एप्लीकेशन देना होगा एप्रोप्राइट गवर्नमेंट को, और साथ साथ वर्कर्स को, वर्कर के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज पर्सन है, उनको ये नोटिस देना होगा कि वो ये कंपनी अंडरटेकिंग बंद करना चाहता है विद अ वैलिड रीज़न, अपना रीज़न सारा उसमें स्टेट करके बंद करने का नोटिस देना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर आता है। जब उसको नोटिस मिलता है, उस नोटिस को वो पहले इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन और इवन कोई भी और जो अदर पार्टीज़ हैं जो कि इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनका उस अंडरटेकिंग में इंटरेस्ट है इंडस्ट्रीज़ में, तो वो उस इंटरेस्ट वाले पर्सन को सबको बैठा के आपस में एक मीटिंग करता है। और जहाँ पे अगर वो एम्प्लॉयर के बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये कंपनी, ये इंडस्ट्रीज़ को, ये अंडरटेकिंग को बंद करना ही होगा, तो वो अपना एक अप्रूवल ग्रांट, या वो चाहे तो रिफ्यूज़, अगर उसको नहीं लगता है कि ये बंद होना सही है, वैलिड रीज़न नहीं लगता है, तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, वो 90 डेज़ पहले जब उसको नोटिस मिलता है तो उसको 60 डेज़ के अंदर अपना जजमेंट, अपना जो भी है परमिशन देना या ग्रांट करना, रिफ्यूज़ करना, जो भी है उसको 60 डेज़ के अंदर विद इन देना होगा। अगर सपोज़ अगर गवर्नमेंट जो है, मतलब अगर एम्प्लॉयर जो है बिना गवर्नमेंट को नोटिस किए, बिना प्रोसीडिंग फॉलो किए अगर अपना इंडस्ट्री बंद कर देता है, या फिर अगर गवर्नमेंट के रिफ्यूज़ करने के बाद भी इंडस्ट्री को बंद कर देता है, तो वो इंडस्ट्री लीगल बंद नहीं है, वो इल्लीगल तरीक़ा से बंद किया गया है, बिना किसी परमिशन के और अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली बंद कर दिया गया है, तो वो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर सपोज़ कोई ऐसा इशू हुआ है उस अंडरटेकिंग में जिसको बंद करना बहुत वैलिड है और ज़रूरी है, तो वो एक गवर्नमेंट को बिना नोटिस दिए भी, गवर्नमेंट को मतलब टाइम बिना यूज़ किए भी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टेंट बंद करने का, कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ लॉस हो गया है, जैसा ऐसा सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है कि जहाँ पे बंद किया जा सकता है तुरंत ही, तो वो इतना प्रोसीडिंग फॉलो करने का दरकार नहीं है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तुरंत परमिशन ग्रांट कर देता है। और सपोज़ कोई कंपनी अंडरटेकिंग जो है, अगर वो अपने बंद कर देता है और बिना कोई प्रोसीडिंग फॉलो किए हुए इनलीगल वे में, तो वहाँ पे उसको अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक एवरेज पे जो है उनका कंटिन्यूस ऑफ सर्विस के बेसिस पे काउंट करके उन्हें कंपनसेशन अंडरटेकिंग बंद करने के लिए, इंस्टेंट बंद करने के लिए देना पड़ेगा। तो ये है प्रोसीजर फॉर क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग। आज का क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो भी बचा हुआ है उस यूनिट 3 का पार्ट वो कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।